बिल्वर फोर्स, ग्रेट हेड एवं हडसन जैसे वीरों ग्रणी साहस और धड़ाके की लड़ाई करने के लिए बहुत आतुर थे और उन्होंने हमले का विजयी करने का दायित्व लिया हुआ था। फिर रहा किसकी देखी जाए। इस तरह 12 जून को जनरल बर्नार्ड ने हमला करने का गुप्त आदेश दिया। कौन सैनिकों को इकट्ठा करेगा, सेनाएं कहाँ से और कैसे बढ़ेंगी, दाया बायां नेतृत्व किस किस के पास होगा, ऐसी सारी योजना पहले ही बन गई। हमले की सारी योजना इस तरह निश्चित की गई और भोर 2 बजे से अंग्रेजी सेना पहले से ही नियोजित परेड मैदान पर इकट्ठी होने लगी। कल रात का बादशाह के राजमहल में ही सोना है, यह विश्वास होने के कारण आज रात नींद ना हो पाने का दुख करते बैठने वाले वे मूर्ख थोड़े ही थे। निश्चय से असंभव, पर अंग्रेजों के दुर्भाग्य से ऐन मौके पर उनकी सेना का कुछ भाग लापता हुआ दिखाई दिया। ऐसी धोखादायक स्थिति में दिल्ली पर हमला करना उतावलापन होगा, ऐसा ब्रिगेडियर ग्रेवज को लगा और अन्य कुछ अधिकारियों ने भी ऐसा ही सुझाया कि ऐसी उतावली हिंदुस्तान की सारी ब्रिटिश हुकूमत के लिए मारक सिद्ध होगी। अतः सीधे हमले और तुरंत विजय के जो स्वप्न ब्रिटिश सेना को आ रहे थे, वे दिल्ली के राजमहल में सच न होकर उस रात अपने डेरे के बिछौने में ही समाप्त हुए। दूसरे दिन प्रातः बिल्वर फोर्स और ग्रेट हेड ने अगले हमले की योजना बनाकर सेनापति बोनार्ड के विचार के लिए उसके पास भेजी। सेनापति बोनार्ड की पहचान क्रीमियम युद्ध के एक नामवर योद्धा के रूप में थी, पर इस अवसर पर वह बहुत धीमी और दब्बू सा लग रहा था। 14 जून को उसने युद्ध परिषद की बैठक बुलाकर अपने अधिकारियों से आक्रमण के विषय पर चर्चा की। आक्रमण की योजना का जोरदार भाषा में ग्रेट हेड से समर्थन किया। तब भी अन्य अधिकारियों को विजय का विश्वास नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि इसमें प्रत्यक्ष प्रभाव जितनी ही शक्ति की और प्रतिष्ठा की हानि होने वाली है। दूसरा यह कि सीधे हमला कर दिल्ली जीत भी लिया तो भी उसकी रक्षा कैसे करें। रास्ते रास्ते और घर घर विद्रोहियों की ओर से चलती गोलाबारी में से कितने सोल्जर बचे रहेंगे, इस संबंध में अपना पक्का विचार बोनार्ड भी कह नहीं पा रहा था। इस सारी चर्चा के बाद हमले के संबंध में भिन्न मत होने से ही इस युद्ध परिषद का एक मत हुआ और इस तरह 12 जून को रात में आए स्वप्न की तरह 15 जून को भी आक्रमण की योजना त्याग कर तात्विक मत पक्का पकड़कर उसके विदासपन भी वहां हो गए। 16 जून को युद्ध परिषद की बैठक हुई। मर मत भिन्नता और मन का धीरज कम होने में ही उसका अंत हुआ। अंग्रेज अधिकारी जिस समय एक ओर जोरदार और सीधे हमले की योजना बना रहे थे, उसी समय दूसरी ओर दिल्ली में नए तरुण रक्त, नए खजाने, संपत्ति और नए उत्साह की बाढ़ आ रही थी और क्रांतिकारियों ने आज तक की बचाव की रणनीति छोड़कर अवसर के अनुरूप आक्रमण की नीति स्वीकार कर बीच बीच में अंग्रेजी सेना पर छापे डाले और कभी कभी उसमें सफल भी रहे। सारे हिंदुस्तान में जिन सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, उन सिपाहियों द्वारा अपने साथ लाए हुए खजाने, सशस्त्र, गोला बारूद की दिल्ली में निरंतर आवक हो रही थी। इस कारण क्रांतिकारियों को युद्ध सामग्री या सिपाहियों की कमी नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने आक्रमण की नीति अपनाई और अंग्रेजी सेना को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। बीच में ही एकाध साहसी आक्रमण शत्रु पर करना, शत्रु को सताने की नीति होने से अंग्रेजी सेना पर उन्होंने अपनी दहशत बैठा दी और उन्हें आक्रामक नीति छोड़ने को बाध्य किया। 12 जून को कुछ क्रांतिकारी शहर से बाहर निकले। झाड़ियों, झुरमुटों और गड्ढे आदि के सहारे सहारे अंग्रेजों की अगाड़ी को पार कर 50 गज से भी अधिक अंदर चले गए और अंग्रेजों को आहट होने के पहले ही उन्होंने उन पर हमला किया। अंग्रेजी तोपखाने के बहुत लोग गारद हो गए और सिपाहियों को अचूक गोली लगने से नॉक्स मारा गया। उसी समय क्रांतिकारियों की दूसरी टोली ने अंग्रेजों की पिछाड़ी पर भी हमला किया, पर वहां उन्हें बड़े प्रतिकार का सामना करना पड़ा। बाड़ा, हिंदूराव और अंग्रेजी 100 की दाई बगल पर भी सिपाहियों ने बड़े जोर का हमला किया।
जिनकी राजनिष्ठा पर अंग्रेजों को पूर्ण विश्वास था। ऐसी एक नेटिव पैदल टुकड़ी शत्रु पर हमला करने गई, परंतु उन्होंने विश्वासघात किया। यह स्पष्ट होते ही हमने उन पर गोलाबारी चालू की, पर वे बहुत तीव्रता से गोलाबारी से सुरक्षित निकल गए। उस स्थान पर नियुक्त मेजर रीड कहता है, मानो वे सिपाही शत्रु पर हमला करने जा रहे थे ऐसा लगता है, पर शत्रु से भिड़ते ही वे उनके साथ ही चलने लगे। यह देखते ही मैं डर गया। मैंने उन पर तोपे दागने का आदेश दिया, पर उतनी देर में वे विश्वासघाती इतने दूर चले गए कि उनमें से कोई 5-6 सिपाही ही मारे गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस आक्रमण के बाद विद्रोही शत्रु पर हमला करने के लिए शहर के बाहर जा रहे हैं ऐसा हर दिन दिखने लगा, और हमला निपटाकर वे शहर में लौट रहे हैं यह हर शाम दिखता था। सिपाहियों को जो जो दल विद्रोहियों से मिलने दिल्ली में प्रवेश करता, वह दल तुरंत दूसरे दिन शत्रु पर हमला करने बाहर जाता। 13 जून को बाड़ा हिंदू राव पर फिर से हमला किया गया। 12 जून को विद्रोहियों से जो सेना आकर मिली थी उसी ने यह हमला किया था। मेजर रीड लिखता है, ग्रैंड ट्रंक मार्ग से वे सिपाही सीधे टुकड़ियों का संचालन करते आ रहे थे। उस पलटन का नेता सरदार बहादुर था। अपनी बाएं बगल की ओर मुड़ने का उनका हेतु होने से अपने लोगों को पीछे रहने को कहकर वह स्वयं आगे हो गया। उस दिन वे सिपाही जान की परवाह ना करते हुए लड़ रहे थे, परंतु सरदार बहादुर उसके अर्दिली लाल सिंह के हाथों मारा गया। उसके सीने पर की हिंदुस्तानी सेना की निशानी की पट्टी निकालकर उसने मेरी पत्नी के पास भेज दी। 17 जून को भारतीय सेना ने ईदगाह भवन पर तोपों का मोर्चा जमाना चालू किया, क्योंकि वहां से अंग्रेजों की रीछ पर सामने पर जोरदार गोलाबारी हो सकती थी। यह सब देखते ही मेजर रीड और हेनरी टोम्बस ने विद्रोहियों पर दो तरफ से हमला बोल दिया, और प्रतिकार हो ही नहीं सकता ऐसी शक्ति से उन्हें घेरने का प्रयास किया। पर ईदगाह भवन में बंद वे मुट्ठी भर विद्रोही शरणागत नहीं हुए। जब उनके पास का गोला बारूद समाप्त हो गया, तब उन्होंने बंदूकें फेंक कर अपनी तलवारें निकाली और अपने अंग्रेज शत्रु पर प्राणपण से टूट पड़े। अपना अंतिम सैनिक अपने अपने स्थान पर लड़ाई लड़ते मरने तक उन्होंने ईदगाह भवन में शत्रु को प्रवेश नहीं करने दिया। 18 जून को नसीराबाद के विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंच गए और अपने साथ लाया हुआ खजाना उन्होंने शाही प्रतिनिधि को दे दिया। उनके प्रतिनिधियों का बादशाह ने अपने राजमहल में स्वागत किया और उनका यथायोग्य आदर एवं मान मर्तबा रखा। भरे दरबार में उस पलटन के सिपाहियों के प्रतिनिधि ने 20 जून को अंग्रेजी सेना पर हमला करने की शपथ ली। 20 जून को प्रातः शत्रु पर हमला करने जाने के लिए विद्रोही सेना शहर के दरवाजे से बाहर निकली। यह देखा गया। अंग्रेजों की छावनी के पिछाड़ी के बाजू पर हमला करने के हेतु से सिपाही सब्जी मंडी से छिपते छिपते चले, और अंग्रेज कुछ सोचे इसके पहले ही उन पर अचानक गोलियों की बौछार शुरू की और अंग्रेजों पर जोरदार हमला किया। स्कॉट, मनी टोब्स और अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने तोपों की जोरदार मार करके यह हमला रोकने का प्रयास किया, पर भारतीय सेना इतनी लगन से हमला कर रही थी, उसका प्रतिकार करना कठिन हो गया। नशीराबाद की पलटन का किया हुआ हमला इतना प्रभावी और भयानक था कि बहादुर टोप्स भी रुआसा होकर चिल्लाया, दौड़ो डॉली दौड़ो, अन्यथा मेरी तोपों पर शत्रुओं का कब्जा हो गया समझो। पंजाबी नेटिव सिपाहियों के साथ डॉली दौड़कर भी आया, परंतु विद्रोहियों की ओर से छोड़ी गई एक गोली से उसके कंधे को चोट लगने से उसे पीछे घूमना पड़ा। शाम हो गई और सैनिकों की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने फिर हमला किया और अंग्रेजी सेना की तोपें हथिया ली। 9वीं भाला सेना टुकड़ी और पंजाबी टुकड़ी बार बार आगे घुसने का प्रयास करती और पराभूत होकर पीछे हट जाती। रात हो गई, तब भी लड़ाई का रंग भीषण ही बना रहा। अंग्रेजों ने भी बहुत पराक्रम किया, फिर वे अपनी तोपें बचाने से अधिक कुछ नहीं कर पाए। लॉर्ड रॉबर्ट्स लिखता है, विद्रोहियों के कारण हमें भगदड़ मची। होप ग्रांट का घोड़ा मर गया, वह स्वयं भी बहुत घायल हो गया। उसके बाजू में ही एक राजनिष्ठ मुसलमान घुड़सवार खड़ा ना होता तो वह उसी समय मर जाता। मध्य रात तक ऐसे झपट्टे चालू रहे।
सिपाहियों के हमले को रोकना असंभव हो जाने से अंत में अंग्रेज युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गए और अंग्रेजी छावनी की पिछाड़ी का एक मुख्य स्थान विद्रोहियों के हाथ लग गया। उस रात अंग्रेज कमांडर को चिंता के कारण नींद आना असंभव नहीं था। क्रांतिकारियों द्वारा जोर लगाकर जीता हुआ स्थान यदि उनके कब्जे में बना रहता तो अंग्रेजों की पंजाब की ओर से आवाजाही टूट जाती। वह संकट टालने के लिए उस विजयी स्वदेशी सेना का प्रतिकार करने को अंग्रेजों ने बड़ी भोर से ही तैयारी की। गोला बारूद और सेना की अधिक सहायता प्राप्त करने में सिपाही शहर लौट रहे थे। इसीलिए अंग्रेज हाथ से निकला अपना स्थान फिर प्राप्त कर सके। इस लड़ाई की विजय और सिपाहियों की टक्कर के समाचार से दिल्ली वासियों का उत्साह बढ़ गया और उस उत्साह में उन्होंने किले पर लंबी मार की तोपें भी चढ़ाकर उससे अंग्रेजी सेना पर गोलों की भरमार कर दी। दिल्ली की सेना ने इस प्रभावी आक्रमण नीति के कारण ब्रिटिश सेना के आक्रमण को रोक दिया और अपने संरक्षण की चिंता ही उन्हें सताती रही। अपने कब्जे के मुकाम कैसे सुरक्षित रखें, इस चिंता में डूबे अंग्रेजों को पंजाब से नई कुमक मिले बिना एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव हो गया और ऐसी बाधा को बढ़ाने के लिए 23 जून 1857 का दिन उदय हुआ। 23 जून 1857 पलासी की लड़ाई के 100 वर्ष पूरे कराने वाला दिन। 100 वर्ष पूर्व ठीक इसी दिन रणनीति के जुए में पलासी के रणक्षेत्र पर हिंदुस्तान का पासा उल्टा पड़ा था। नए नए अपमान, नई नई मान हानि में बढ़ोतरी होते होते 100 वर्ष पूरे हो गए। इस 100 वर्ष में जमा हुए अपमान का प्रतिशोध लेने, राष्ट्र का अपमान धो सकने और राष्ट्र की होने वाली दुर्गति रक्तपात से पोंछ डालने योग्य भयानक प्रतिशोध अंग्रेजों से लेने की प्रबल लालसा से दिल्ली शहर के सभी सिपाहियों की आंखें आग बरसाने लगी। हवा की हर लहर से, सूर्य की प्रत्येक किरण से, तोप के धूम धड़ाके से और तलवार की खनखनाहट से पलासी का प्रतिशोध, पलासी का बदला, ऐसी एक ही ध्वनि घनघोर होकर बाहर आ रही थी। पलासी के दुखदाई रणक्षेत्र का यह शतवर्षीय दिन उदय होते ही क्रांतिकारियों की टुकड़ियां शहर के लाहौरी दरवाजे से बाहर निकलने लगी।